बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जो हमारा स्प्रिंग का क्वेश्चन है 2025 का सवाल नंबर 2 पढ़ने जा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। रिस्क एंड रिटर्न का है सवाल, टू सिक्योरिटीज का। यू आर मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ टू एसेट्स, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी। द डिटेल्स ऑफ द टू स्टॉक्स आर एज फॉलोज। उसने स्टॉक ए का रिटर्न दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया, उसने स्टैंड डिविएशन दिया हुआ और वेट दिया हुआ है। और स्टॉक बी दिया उसने में उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, स्टैंड डिविएशन दिया हुआ और वेट दिया हुआ उसका पोर्टफोलियो का। देन कह रहा है द कोरिलेशन बिटवीन स्टॉक ए एंड बी इज 0.5। और हमसे कह रहा है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, कैलकुलेट द पोर्टफोलियो स्टैंड डिविएशन। और कह रहा है इफ द रिस्क फ्री रेट इज 4%, कैलकुलेट द पोर्टफोलियो शार्प्स रेशियो। तो देखिए जी, जब भी आपको सवाल आएगा पोर्टफोलियो रिटर्न का, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न, तो आपने हमेशा एक बात का ख्याल रखना है। देखिए जैसे कि मैं बस हर सिक्योरिटी के अंदर कोई भी सिक्योरिटी आपको लेट्स सपोज जैसे इस सवाल में बस सिक्योरिटी एक ए दी हुई है और एक सिक्योरिटी बी दी हुई है। मैंने सिक्योरिटी ए को लेट कर लिया 1 और इसको मैं लेट कर लिया 2। ठीक है जी, आपने हर सिक्योरिटी की 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। 3 चीजें, वो 3 चीजें क्या है? नंबर 1 एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसका ईआर, उसका वेट और उसका स्टैंड डिविएशन। एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेट और स्टैंड डिविएशन। एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंड डिविएशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंड डिविएशन लाजमी गिवन होगा। अगर वेट गिवन ना हो तो फिर क्या करेंगे हम? फिर जो हमारा वेट होगा वो होगा इक्वल। जैसे 2 सिक्योरिटी है तो 50% वेट इसका और 50 वेट इसका। अब देखते हैं सवाल से क्या किया हुआ है। देखिए सवाल में उसने में सिक्योरिटी ए का दिया हुआ है एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% दिया हुआ है और जो उसका स्टैंड डिविएशन है वो 15% दिया हुआ है और जो उसका वेट है मैं सवाल में उसने दिया हुआ है 60%। ठीक है जी। और जो हमारे पास सिक्योरिटी बी है उसका समय एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ 12% और उसका वेट जो है वो कितना दिया हमें 40% और जो उसका स्टैंड डिविएशन वो कितना है वो 20%। ठीक है, तो ये तो डाटा हमारा पूरा हो गया रिस्क के लिए, रिटर्न मालूम करने के लिए। और हमें साथ के चाहिए, हमें आर चाहिए। आर स्टैंड फॉर कोरिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, वो कितना हमारे पास वो उसमें सवाल में गिवन है वो कितना है वो 0.5। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सवाल का डेटा आ गया। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने मालूम करना है पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न ये हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट है और इसका फॉर्मूला क्या है आपको पता है? वेट ऑफ 1 R1 प्लस वेट ऑफ 2 R2। अब ये पोर्टफोलियो रिटर्न जो है इसमें वेट 1 से मुराद क्या है? ए का वेट और ए का रिटर्न, और बी 2 से मुराद क्या है? बी का वेट और बी का रिटर्न। तो देखिए कितना है वेट बी का हमारे पास वो है 60%। 60% और रिटर्न कितना है हमारे पास वो है 10%। प्लस वेट 2 का रिटर्न वेट कितना हमारे पास 40% और रिटर्न कितना हमारे पास 12%। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 0.60 इंटू 0.10 प्लस 0.40 इंटू 0.12। हमने इसकी खत्म कर लिया परसेंटेज, तो ये बन गया 0.40 और ये बन गया 0.12, ये बन गया 0.10 और ये बन गया 0.60। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0.60 इंटू 0.10, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर 0.06 प्लस 0.40 इंटू 0.12, तो ये आ गया हमारे पास 0.048। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं प्लस 0.06, तो ये आ गया हमारे पास 10.8 यानी कि 10.8%। 10.8%, ये बस क्या आ गया जी? ये आ गया पोर्टफोलियो रिटर्न आ गया। ये आ गया था मेरे पास
0.108 और इसके हमने कन्वर्ट किया परसेंटेज में, कितना आ गया 10.8% आ गया। तो ये मेरे पास ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसका जो बी पार्ट है हमारे पास वो क्या है जी, वो है पोर्टफोलियो रिस्क। इसका जो बी पार्ट है वो क्या है, पोर्टफोलियो रिस्क यानी कि स्टैंड डेविएशन, ठीक है। और इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है जी स्टैंड डेविएशन निकालने का, टू सिक्योरिटीज का जी, वेट ऑफ वन का स्क्वायर, स्टैंड डेविएशन ऑफ वन का स्क्वायर, प्लस वेट ऑफ टू का स्क्वायर, स्टैंड डेविएशन ऑफ टू का स्क्वायर, प्लस टू वेट ऑफ वन, वेट ऑफ टू, स्टैंड डेविएशन ऑफ वन, स्टैंड डेविएशन ऑफ टू, और R12, ठीक है। मैंने भी इसको लेंथ ही नहीं किया, मैंने इसलिए नीचे लिख दिया प्लस यहाँ पर ना, ये प्लस ऐसे है बेसिकली, यहाँ पर मैं लेंथ ही नहीं किया इसको, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो वेट है वो कितना है जी वन का, वो है 0.60, तो 0.60 का स्क्वायर इनटू कितना स्टैंड डेविएशन, वो है 0.15, तो 0.15 का स्क्वायर, मैंने खत्म कर दी इसकी परसेंटेज, ठीक है। प्लस हमारे पास जो वेट टू है वो कितना है, वो है 0.40 इसका स्क्वायर इनटू कितना स्टैंड डेविएशन, वो है 0.20 इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस टू वेट वन कितना है जी 0.60, वेट कितना टू का 0.40, कितना स्टैंड डेविएशन वन का 0.15, टू का 0.20, और आर दे कितना दिया, बस ये आर दिया हुआ है 0.5, ये आ गया हमारे पास आर 0.5, ये हमारे पास आर आ गया इसका 0.5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं एक स्केल लूंगा, 0.60 का स्क्वायर, ये कितना आ गया मेरे पास, ये आएगा जी 0.36 इंटू 0.15 का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास 0.0225 प्लस 0.40 का स्क्वायर, ये आ गया जी 0.16 मल्टीप्लाई बाय 0.20 का स्क्वायर, तो ये आ गया जी 0.04 आ गया, ठीक है जी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस कर लेंगे, और इसको हम सॉल्व करते हैं नीचे वाले को, ये सारे को 2 इंटू 0.60 इंटू 0.40 इंटू 0.15 इंटू 0.20 इंटू 0.15 इंटू 0.5, तो ये देखिए पावर आ गई इसकी, तो शिफ्ट ये ENG दबाएंगे, शिफ्ट ENG दबाएंगे, तो कितना आ गया पास, ये इसका आंसर 0.0072, ये बस इसका आंसर आ गया। इसको एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हम, 2 इंटू 0.60 इंटू 0.40 इंटू 0.15 इंटू 0.20 इंटू 0.5, तो ये कितना आ गया जी पास 0.0072 आ गया, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब ये स्टैंड डेविएशन निकाल रहे हैं जी, स्टैंड डेविएशन निकाल रहे हैं। अब इसको सॉल्व करता हूं मैं, अब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट, या प्लस आएगा जी, ठीक है, प्लस है ये 0.36 इंटू 0.0225 ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 0.16 इंटू 0.04 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 0.0072, तो ये आ गया मेरे पास का आंसर 0.0217। अब मैं इसका लूंगा अंडर रूट, तो अंडर रूट आंसर, तो आगे मेरे पास का आंसर आ गया जी 0.1473, यानी कि 14.73%, ये इसका जवाब आ गया मेरे पास, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या आ गया जी, ये आ गया पोर्टफोलियो स्टैंड डेविएशन आ गया हमारे पास। अब इसी सवाल का जो तीसरा पार्ट है हमारे पास, वो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है आप फाइंड आउट करें शार्प्स रेशियो, शार्प्स रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है जी, इसका फॉर्मूला है आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय स्टैंड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है जी। जो मेरे पास शार्प्स का जो फॉर्मूला है, आरपी स्टैंड फॉर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस आरएफ स्टैंड फॉर रिस्क फ्री रेट, मैं यहां पर इसको मेंशन कर दूं, ठीक है।
आरपी स्टैंड फॉर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, उसके बाद आरएफ स्टैंड फॉर रिस्क फ्री रेट, और ये है जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो देखिए हमारे पास जो हमने रिटर्न कैलकुलेट किया वो कितना है, वो है 10.8 माइनस जो हमारे पास सवाल में से दिया हुआ है जो रिस्क फ्री रेट है वो कितना है, 4% है, वो -4 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड कितना हमारे पास 14.73%। ठीक है जी, तो इसको आप डिवाइड कर, इसको हम लोग 10.8 -4 तो कितना आ गया जी, ये आ गया 6.8 डिवाइडेड बाय 14.73। तो इसको डिवाइड करते हैं 14, ये जो हमारे पास आंसर है 14.73, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.46। ये बस का आंसर आ गया शार्प्स परफॉर्मेंस का, ठीक है, शार्प्स रेशो का। तो ये था हमारा क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ इसको आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सवाल में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वैल्यूएशन ऑफ कॉमन स्टॉक का। तो मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। कंपनी जी इज एक्सपेक्टेड टू पे द फॉलोइंग डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो उसमें डिविडेंड दे दिया है, D1 दिया, उसमें D2 दिया है, और उसमें सवाल में D3 दे दिया हुआ है। कह रहा है आफ्टर ईयर 3 डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 6% पर ईयर इंडेफिनिटली। द रिक्वायर्ड रिटर्न for the stock is 10%. What is the value of company Z stock using the dividend discount model with variable growth for the first 3 years followed by the constant growth thereafter? और then कह रहा है कि what will be the stock value if the required rate of return were 12% instead of 10%? अच्छा देखिए जी, इस सवाल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है, हमने बेसिकली मालूम क्या करना है, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है जो हमसे रिक्वायर किया है वो हमसे रिक्वायर कर रहा है कि हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक कि हमने कॉमन स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब भी आपको सवाल आए वेरिएबल ग्रोथ का, कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन का, तो आपका जो उसका फार्मूला है वो क्या है जी, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, पीवी स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू, present value of expected dividend, present value of expected dividend plus present value of common stock, present value of common stock। अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है ना, बाज़ औक़ात ये होता है कि वो हमें सवाल में ना एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं देता, तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन इस सवाल में उस समय एक्सपेक्टेड दे दिया हुआ, देखिए वो कह रहा है कि डिविडेंड जो वो देखिए वो कह रहा है कि नेक्स्ट 3 इयर्स कि जो आने वाले साल हैं उनमें D1 D2 D3, ये कि अभी वो साल आए नहीं है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो एक तो हमारा एक काम खत्म हो गया, मैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं निकालना, मैं सवाल में गिवन है, तो हमने करना क्या है, हमने निकालनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और दूसरा हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक निकालना है। तो ये हमारा स्टेप 1 होगा, तो हम पहले स्टेप 1 करते हैं जी, या फेज 1। हमारा जो फेज 1 है सवाल का वो क्या है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, हमारे पास ईयर दिए हुए हैं, नंबर ऑफ ईयर वो कितना है जी, 1 है, 2 है और 3 है, और प्लस उससे में एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड वो कितना हमारे पास, देखिए हमारे पास ये 1 क्या है जी एक्सपेक्टेड डिविडेंड, 2, और ये 3 में कितना हमारे पास 2.20, और ये 3 में कितना हमारे पास 2.42। ये मेरे पास क्या आ गया जी, एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ गया, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड को मल्टीप्लाई करूंगा प्रेजेंट वैल्यू
इंटरेस्ट फैक्टर के साथ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब ये फैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/1 प्लस आई रेज टू पावर एन, ठीक है। आई स्टैंड फॉर डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो वो कितना दिया हुआ है सवाल में, 10 दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/1 प्लस 0.10 रेज टू पावर, अब देखिए ईयर 1 है तो यहाँ पर ईयर 1 आ जाएगा। वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 2, देखिए ये 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 3, देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो इन तीनों की जो वैल्यू आएगी उन सबको हम सम कर लेंगे, तो सम करके मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ जाएगा। तो इसको आप बेशक डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 1, फिर 1 डिवाइडेड बाय आंसर, तो कितना आ गया इसका जो फैक्टर है। अच्छा मैंने इसका फैक्टर निकाल देता हूँ कि आपको आसानी हो जाएगी, जरा ज़्यादा बेहतर मैं इसका ना फैक्टर आपको निकाल ही देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो इसका जो फैक्टर का आंसर है मेरे पास वो है जी, मैं इसको ब्रैकेट में कर रहा हूँ यहाँ पर 0.909, ठीक है। ये फैक्टर आ गया पहले बार। अब मैं इस फैक्टर को जो है मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, ठीक है। ऐसे ही 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 2, 1 डिवाइडेड बाय आंसर, तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया मेरे पास 0.826, और तीसरा फैक्टर 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 3, 1 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.751। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इस फैक्टर के साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा फैक्टर के साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा फैक्टर के साथ, तो 0.909 इंटू 2, तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ जाएगा 1.818, ये बस क्या आ गया जी, प्रेजेंट वैल्यू आ गई एक्सपेक्टेड डिविडेंड की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद 0.826 मल्टीप्लाई बाय 2.20, तो ये आ गया मेरे पास 1.817। उसके बाद 0.751 इंटू 2.42, तो कितना आ गया जी 1.817। अब हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, 1.818 प्लस 1.817 प्लस 1.817, तो इसका आंसर आ गया जी 5.452। तो बाबा ये एक आंसर आ गया जी 5.452, ठीक है जी। ये बस क्या आ गया जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इसका फेज 2 चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। अब ये कैलकुलेट करेंगे फेज 2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। अच्छा जी, अब आप चीज नोट करें कि मैंने यहां पर निकाला है प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड डिविडेंड 1 2 3 का, तो हमने जो लिखना है जी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक एट ईयर 3, एट ईयर 3। ये देखिए जैसे ये 3 साल का निकाला है हमने, ऐसे ही 3 साल की निकालेंगे वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब फैक्टर क्या आएगा जी, 1/1 प्लस आई रेज टू पावर एन, तो देखिए हमारे पास 1/1 प्लस आई कितना है 0.10 रेज टू पावर, अब देखिए ये एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, तो यहाँ पर कितने हैं नंबर ऑफ ईयर, 3 ईयर्स, ईयर 3, तो ऐसे यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक चाहिए एट ईयर 3 साल की, तो इसको हम करेंगे वर्किंग 1 करेंगे, इसके हम वर्किंग 1, मैं लिखूंगा वर्किंग 1 किसके लिए, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, वैल्यू ऑफ
कॉमन स्टॉक एट ईयर 3 यूजिंग कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। क्योंकि हमारा जो 3 साल के बाद जो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। वो क्या है, वो 6% है। तो उसका फॉर्मूला क्या देखिए, हमें निकालनी है प्राइस, निकालनी है एट ईयर 3। मैं लिखूंगा पी, यहाँ पर लिखूंगा 3। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जी, D4। क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने प्राइस निकालनी है 3 की, तो उसका फॉर्मूला क्या है जी, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी कि 1 ईयर नेक्स्ट का, तो वो D4 बनेगा। तो D4 ओवर के ई माइनस जी। ठीक है, अब देखिए के ई क्या है जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कितना है, वो 10% हमारे पास, 10% माइनस जी कितना हमारे पास 6%, तो यहाँ पर 6% आ जाएगा। अब D4 है, अब D4 कैसे आएगा जी, D4 की वर्किंग यहाँ पर करेंगे हम। D4 इज इक्वल टू D3 1 प्लस जी। ठीक है जी, अब देखिए D3 कितने है वापस, ये देखिए सवाल में गिवन है D3, ये देखिए ये D3 है मेरे पास, D3। तो D3 कितना आ जाएगा मेरे पास, 2.42 1 प्लस, अब जी कितना है, जी है 0.06। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये D4 की वर्किंग कर रहे हैं हम लोग। तो 2.42 इंटू 1 प्लस 0.06, तो ये आ गया 2.56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5652। तो ऊपर आ जाएगा 2.5652। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। इसको जब सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 2.5652 डिवाइडेड बाय 0.04 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2.5652 डिवाइडेड बाय 0.04, तो ये आ जाएगा मेरे पास 64.13। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया जी वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक यूजिंग द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। ठीक है, ये क्या निकाल दिया, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक एट ईयर 3। देखिए प्राइस ऑफ एट ईयर 3, ठीक है, तो कितनी आ गई है, 64.13। अब 64.13 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस फैक्टर के साथ, तो 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 3 1 डिवाइड बाय आंसर, तो कितना फैक्टर आ गया, ये फैक्टर आ गया 0.751। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 64.13 मल्टीप्लाई बाय 0.751, तो ये इसका आंसर आ गया जी 48.16। तो ये बस आ गई है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जी 48.16। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 5.452 प्लस 48.16, तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 53.16। अगर मुझे ये शेयर परचेज करना है तो मैं इसको परचेज करूंगा 53.16 के साथ। ठीक है, तो ये बात आंसर आ गया जिससे मुझसे पूछा था वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। अब देखिए उसने लास्ट पार्ट में से कहा है कि व्हाट वुड बी द स्टॉक वैल्यू इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, यानी कि सेम यही क्वेश्चन होगा पूरा। ठीक है, सिर्फ जो आई है, जहां पर आई था आपका 0.10, वहां पर कितना आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा। ठीक है, 0.12 यहां पर भी आ जाएगा और 0.12 यहां पर भी आ जाएगा। तो अब इसका मतलब पार्ट बी सॉल्व करते हैं 0.12 के साथ। देखिए जी ये इसका जो पार्ट 2 है हमारे पास के ई, जिसमें हम क्या लेंगे, 12% लेंगे। ठीक है, अब जहां जहां पर चेंजेस आएंगे, देखिए पहले फॉर्मेट सेम रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू कॉमन स्टॉक, ये फॉर्मूला सेम रहेगा। हमने फेज 1 में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकाली थी, सेम डिविडेंड वैसे वैसे रहेगा। तो यहाँ पर लिखा था पहले 0.10, अभी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.12 आ जाएगा, 0.12 और 0.12 पहला चेंज आपका यहां पर आ गया। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं कि फैक्टर क्या आंसर आता है। 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाय आंसर, तो कितना आ जाएगा 0.892। और नेक्स्ट देखिए 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर 2 1 डिवाइड बाय आंसर, तो कितना फैक्टर आ गया, ये आ गया 0.797। ठीक है, और तीसरा देखिए जी 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर 3 1 डिवाइड बाय आंसर, तो कितना आ गया, ये आ गया 0.711। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर के साथ, तो 2 इंटू 0.892,
तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 1.784, उसके बाद 0.797 इंटू 2.20, तो ये आ जाएगा जी 1.753, और लास्ट है जी 0.711 इंटू 2.42, तो कितना आ जाएगा जी 1.720। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, 1.784 प्लस 1.753 प्लस 1.720, तो ये आंसर आ गया जी 5.257। तो यहाँ पर आ जाएगा जी प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स 5.257। तो अब मुझे ये निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे है, वही है, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक निकालनी है एट ईयर 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू 10 फैक्टर के साथ। तो यहाँ पर पहले 10 था ना, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर 12 आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो वैल्यू निकालनी है सेम ये फॉर्मूला रहेगा, D4 ओवर KE माइनस G। तो D4 में नीचे निकाला हुआ था, ये देखिए, बस यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.12 आ जाएगा क्योंकि सिर्फ रेट चेंज हुआ है। तो देखिए जरा, ये 12% आ जाएगा ना यहाँ पर, 12%। तो अब मैं ये देखिए 12%, 12 माइनस 6, तो 0.6% आ जाएगा यहाँ पर। तो 2.5652 डिवाइडेड बाय 0.06, 2.5652 डिवाइडेड बाय 0.06, तो ये आ जाएगा 42.75, 42.75, ये देखिए जी, ठीक है जी। तो अब यहां देखिए इसको निकालेंगे यहाँ पर 42.75। अब ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 42.75, 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर 3, 1 डिवाइडेड बाय आंसर, तो कितना आ जाएगा जी, ये आया है जी मेरे पास फैक्टर इसका 0.711। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 42.75 के साथ, 42.75 इंटू 0.711, तो ये आ गया मेरे पास 30.395, 30.395। तो मैं यहां पर लिखूंगा जी 30.395, तो 5.27, 5.57, 257 प्लस 30.395, तो बस इसका आंसर आ गया जी 35.652, ये इसका आंसर आ गया। तो ये था जी मेरा सवाल कि अगर हमारा जो ग्रोथ रेट होगा अगर वो 12% होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 12% होगा या डिस्काउंट रेट 12% होगा, तो हम जो है ना वो कितने का परचेज करेंगे, 35.652। तो मुझे ये शेयर इस तरह का परचेज करना चाहिए, ठीक है जी। तो देखिए कोई फर्क नहीं है, हमारे पास जो जैसे P3 निकालने के लिए मुझे D4 चाहिए था, D4 मैंने यहाँ से निकाला, D3 में सवाल में गिवन था, ग्रोथ रेट सवाल में गिवन था, ग्रोथ रेट से जरिए मैंने ये D4 निकाला, D4 ऊपर लिखा, नीचे हमने KE माइनस G लिखा, तो ये बस क्या आ गया, ये प्राइस आ गई एट ईयर 3 पे आ गई। फिर उसकी मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की और यहाँ में वैल्यू पुट की, दोनों को प्लस किया, तो आंसर आ गया पास, दिस इज और वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। तो आपके पास वेरिएबल ग्रोथ मॉडल का कोई भी सवाल आ जाए तो आप इसको इसी पैटर्न में सॉल्व करना है, चाहे वो यहाँ पर ये 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, कोई भी दे दे इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने बड़े अच्छे तरह से अंडरस्टैंड भी किया होगा। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वाले में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा जो आज का क्वेश्चन है ये हमारा है पास पेपर स्प्रिंग 25 का, और हम सवाल नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, फॉलोइंग आर द रिस्क एंड रिटर्न डाटा ऑफ द 4 कंपनीज। ए का डाटा दिया, बस ए से हमारे पास है 12%, बी हमारे पास है 15%, और सी हमारे पास 25% और डी है 22%। इसमें रिटर्न दे दिया है 4 सिक्योरिटीज का, और उसने स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन जो है उसका टेबल दे दिया हमें ए बी सी डी का, और नीचे कह रहा है अज्यूमिंग इक्वल वेट्स फॉर ईच सिक्योरिटी यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो ऑल फोर स्टॉक्स। अच्छा जी, इस सवाल के अंदर उसने क्या मांगा है, उसने क्या जी आपने मालूम करना है, रिटर्न मालूम करना है,
और रिस्क मालूम करना है आपने, ठीक है जी, रिटर्न एंड रिस्क। और कितनी सिक्योरिटीज का? 4 सिक्योरिटीज का। अच्छा एक बार याद रखिएगा आप लोग, जब भी आपको रिस्क एंड रिटर्न का सवाल आएगा ना पोर्टफोलियो का, ठीक है, आपने, अच्छा देखिए सवाल की ना बेसिकली अपीयरेंस जो सी है ना, वहां से वो कंफ्यूज करता है बच्चों को। सवाल की अपीयरेंस जैसे मर्जी हो, आपने करना क्या है, आपने सवाल में से डाटा फाइंड आउट करना है। वो डाटा आपने क्या फाइंड करना है? एक सिक्योरिटी का, जो आपने एक सिक्योरिटी का मालूम लाजमी करना है, वही दूसरी का होगा, वही तीसरी का, वही चौथी का, ठीक है। जब भी आपको लेट्स सपोज हमारे पास जब भी सवाल आएगा रिस्क एंड रिटर्न का, तो आपने सवाल में से जो फाइंड आउट करना है, नंबर 1 वेट, ठीक है, कि सिक्योरिटी का वेट क्या है। अगर 2 सिक्योरिटी होगी तो 50-50 होगा, अगर 3 होगी तो 3 पे डिवाइड हो जाएगा, अगर 4 है तो 4 पे डिवाइड हो जाएगा, 100/4 तो 25 25 25 20 बन जाएगा। लेकिन अगर वो आपको खुद सेग्रीगेट कर देता है कि 15% है, 20% है, 30% है, 40% है, तो और इशू और प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं बताएगा तो इक्वल रेट होगा। नंबर 2 पे आपने सवाल में से जो फाइंड आउट करना है, वो रिटर्न मालूम करना है। रिटर्न कि हमारे पास जो रिटर्न है वो कितना है, ई सिक्योरिटी का, एक सिक्योरिटी का रिटर्न कितना है। उसके बाद नंबर 3 पे स्टैंडर्ड डेविएशन, हर सिक्योरिटी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है। और नंबर लास्ट पे आर, आर यानी कि कोरिलेशन, ठीक है जी। आपने कोरिलेशन जो है ना हर सिक्योरिटी का, वो आपको अगर 4 सिक्योरिटीज हैं, इनके ए और बी का देगा, फिर ए और सी का देगा, इनके वो हर एक का आपको कोरिलेशन बताएगा। और अगर वो नहीं बताएगा तो आपको टेबल देगा, फिर आपने टेबल के जरिए से आपने कोरिलेशन को मालूम करना होगा। तो वो कैसे मालूम करना है, तो मैं चला इस सवाल में आपको सारा बताऊंगा। अगर आप ये एक सवाल अच्छी तरह से कर लेते हैं, तो चाहे वो आपको सवाल दे 2 सिक्योरिटी का, चाहे सवाल दे 3 सिक्योरिटी का, चाहे दे 4 सिक्योरिटी का, चाहे दे 5 सिक्योरिटी का, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं देखिए सवाल के अंदर उसने में रिटर्न दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 12%, बी का 15%, सी का 25% और डी का 22%। और नीचे बता रहा है अज्यूमिंग इक्वल वेट्स, यानी कि हर एक का वेट कितना इक्वल वेट है। तो मैं सबसे पहले जो फाइंड आउट करूंगा, जो मेरे पास रिक्वायरमेंट 1 है, रिक्वायरमेंट नंबर 1, वो क्या है जी हमारे पास, वो है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, ये मेरे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। ये मैंने आपको हिंट दिया था, ठीक है, कि आपने, क्योंकि देखिए सवाल में वो डाटा पैराग्राफ की फॉर्म में दे सकता है, लाइंस की फॉर्म में दे सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप डाटा फाइंड आउट करना है आपने। तो हमारे पास रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का जो फार्मूला है, वो क्या है जी हमारे पास, वेट ऑफ 1 R1 प्लस वेट ऑफ 2 R2 प्लस वेट ऑफ 3 R3 प्लस वेट ऑफ 4 R4। अब देखिए हमारे पास सिक्योरिटी है 4, ए बी सी और डी। मैंने ए को लेट कर लिया 1, बी को लेट कर लिया 2, सी को लेट कर लिया 3 और डी को लेट कर लिया 4। तो बेसिकली 1 से मुराद यहां पर क्या है, ए, 2 से मुराद क्या है, बी, 3 से मुराद क्या है, सी, और 4 से मुराद क्या है, डी। तो देखिए हमारे पास वेट क्या है, इक्वल वेट है, 25%। और आर कितना हमारे पास, वो है 12%, प्लस वेट कितना है हमारे पास बी का 25%, और बी का जो, अब के जो उसका जो रिटर्न है वो कितना है 15%। ऐसे ही वेट कितना है 25% और रिटर्न कितना है हमारे पास 25% सी का, प्लस वेट कितना है 25% और रिटर्न कितना है हमारे पास 22%। ले जी, तो ये मैंने वैल्यूज पुट करी सारी। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। अच्छा इसमें ना खत्म करूंगा परसेंटेज, ये आ जाएगा 0.25, 0.25 हो जाएगा 0.12 प्लस 0.25, 0.15 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस
0.25, 0.22, ये मैंने सबकी खत्म कर ली परसेंटेज। तो मैं ये 0.25 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.12 से तो इसका आंसर आएगा 0.03 प्लस 0.25 इंटू 0.15, तो ये आ जाएगा 0.0375 प्लस 0.25 इंटू 0.25, तो आ जाएगा 0.0625, ठीक है जी, प्लस 0.25 इंटू 0.22, तो याद आएगा 0.055, 0.05 और 5। अब इन सबको प्लस करते हैं हम, प्लस 0.03 प्लस 0.0375 प्लस 0.0625 प्लस 0.055, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.185 यानी कि 18.5%। ये मेरे पास क्या आ गया जी, ये रिटर्न आ गया, ठीक है जी, 18.5%। तो अब इस सवाल का जो हमारे पास बी पार्ट है वो है जी हमारे पास रिस्क मालूम करना है हमने, ठीक है। जो हमारा बी पार्ट क्या है जी हमारे पास इसका, वो है हमारा रिस्क मालूम करना है इसका हमने। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ए रिक्वायरमेंट थी और ये हमारे पास क्या आ गई रिक्वायरमेंट 2। तो देखिए रिस्क जो है ना उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, स्टैंडर्ड मालूम करने का, वेट ऑफ वन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन का स्क्वायर, अब वन से मुराद क्या है ए, ठीक है, प्लस वेट ऑफ टू का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू का स्क्वायर, टू से मुराद क्या बी, वेट ऑफ थ्री का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ थ्री का स्क्वायर, प्लस वेट ऑफ फोर का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फोर का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूले का पहला पार्ट आ गया, प्लस 2 वेट ऑफ वन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन, वेट ऑफ वन, वेट ऑफ टू, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू, R12 प्लस 2 वेट ऑफ वन, वेट ऑफ थ्री, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ थ्री, R13 प्लस 2 वेट ऑफ वन, वेट ऑफ फोर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फोर, R14 प्लस 2 वेट ऑफ टू, वेट ऑफ थ्री, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ थ्री, R23 प्लस 2 वेट ऑफ टू, वेट ऑफ फोर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फोर, R24 प्लस 2 वेट ऑफ थ्री, वेट ऑफ फोर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ थ्री, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फोर, R34। अच्छा जी, अब इसको देखिए ये मैंने फॉर्मूला कैसे डेवलप किया और इसके पीछे क्या बेसिक जो मामला है वो देखें। हमारे पास बेसिकली मैंने इसकी ना सैम्पलिंग, नई सैम्पलिंग देखिए हमारे पास कितने थे, हमारे पास इसका तो क्लियर हो गया आपको बात, ये क्लियर होगी बात आपको कि वेट ऑफ वन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन वन का स्क्वायर, वेट ऑफ टू का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू का स्क्वायर, वेट ऑफ थ्री का स्क्वायर, ये तो आप लोग कर लेंगे। असल मसला यहाँ पर आता है, ठीक है। तो आप एक चीज नोट करें, ये मैं सिखा दूं फॉर्मूला देख लो और से अच्छे अंदाज से, ये देखें मैं यहाँ करता हूँ इसको, ये देखें हमारे पास देखिए कितने सैंपल थे, 1 2 3 4, मेरे पास ये बेसिकली 4 एलिमेंट थे। आपको याद होगा आपने एक चैप्टर दिया सैंपलिंग का जिसमें आप लोग सैंपल्स बनाते थे, तो इसके सैंपल बनाए जरा विदाउट रिप्लेसमेंट, एक होता है विद रिप्लेसमेंट जिसमें आपका सैंपल रिपीट होता है, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट जिसमें सैंपल रिपीट नहीं होता। तो कैसे बनेगा देखें, 1 और 2, 1 और 3, एक मिनट, 1 और 2, 1 और 3 और 1 और 4, उसके बाद
2 और 3, 2 और 4, उसके बाद 3 और 4, कितने बन गए सैंपल? ये बन गए 6 सैंपल। मेथड कौन सा है? विदाउट प्लेसमेंट। अच्छा लेट्स सपोज अगर होते हमारे पास 3, अगर हमें सिक्योरिटी था 3, 1 2 और 3 सिक्योरिटी था, ठीक है, तो 1 2 1 3 और 2 3। तो आप एक चीज नोट करो, ये देखो पहला सैंपल क्या लिखा हुआ है 1 2, तो देखो वेट ऑफ 1 W1, स्टैंड डिविएशन 1, स्टैंड डिविएशन 2 और R12। ऐसे देखो वेट ऑफ 1, वेट ऑफ 3। अब ये 1 से मुराद क्या है? A, 3 से मुराद क्या है? C, ठीक है। ऐसे स्टैंड कि जो आपका सैंपल होगा ना, उसी सैंपल का लेना आपने वेट, उसी का लेना आपने स्टैंड डिविएशन, वेट और स्टैंड डिविएशन, और आपका आर भी उसी के होगा, आर बी 1 3। ये देखें वेट ऑफ 1, वेट ऑफ 3, स्टैंड डिविएशन 1, यहां पर अगर 2 है देखो वेट ऑफ 1, स्टैंड डिविएशन 1, उसके बाद वेट ऑफ 2, स्टैंड डिविएशन ऑफ 2 और R12। ये देखें वेट ऑफ 1, स्टैंड डिविएशन 1, वेट ऑफ 2, स्टैंड डिविएशन 2, R12। और सेम केस ओवर देयर, सेम ऐसे। ये देखिए वेट ऑफ 1, वेट ऑफ 3, स्टैंड डिविएशन 1, स्टैंड डिविएशन 3। देखिए हर एक का बेसिकली आपने वेट, स्टैंड डिविएशन और आर लेना आपने। ये तो आपको समझ लग गई, ठीक है। अब ये आर आपने कैसे लेना है, क्योंकि आपको सवाल में उसने स्टैंड से दिया हुआ है, ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का भी। आर में प्रॉब्लम है। अब आर कैसे करना है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं और आपको बताता हूं आर कैसे लेना है। अच्छा जी, ये देखिए ये हमारे पास सवाल में गिवन था, देखें ये हमारे पास स्टैंड डिविएशन आ गया और ये हमारे पास कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट आ गया। अब हमने इसके दरमियान हमने रिलेशन बिल्डअप करना है, ठीक है। तो ये देखिए जरा, हम इसकी यहां पर पुट करते हैं वैल्यूज, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सवाल में जो वेट है वो कितना है, वो है हमारे पास 25%। मैं इसको ना पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, 0.25। और स्टैंडर्ड कितना हमारे पास ए का, वो है 0.10, इसका स्केल आ जाएगा, प्लस हमारा वेट कितना है सिक्योरिटी का नेक्स्ट का 25%, और इसका जो स्टैंडर्ड है वो कितना है 0.8, यानी 0.08, 0.08 का स्केयर, प्लस हमारे पास वेट कितना है जी 0.25 का स्केयर सी का, और उसका कितना स्टैंडर्ड डिविएशन 0.20 का स्केयर, प्लस 0.25 का स्केयर, और उसका कितना स्टैंडर्ड डिविएशन 1.16 का स्केयर। ये देखें जी, ये मेरा पहला पार्ट हो गया। देखिए फर्स्ट लाइन, वेट ऑफ 1, स्टैंड डिविएशन 1, वेट ऑफ 2, स्टैंड डिविएशन 2, वेट ऑफ 3, स्टैंड डिविएशन 3। तो ये 1 2 3 से मुराद क्या है, ए बी सी। तो ये ए का डाटा है, ये बी का डाटा है, ये सी का और ये डी का। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। तो यहां पर हमारे पास कितने टाइम है, 2 1 2 3 4 5 6 टाइम है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, +2 +2 +2 +2 +2 और +2, ठीक है जी। अब वेट कितना है हमारे पास का 0.25, और अगले का भी कितना है 0.25। तो देखिए सब में हमारा कितना वेट होगा इसका 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 और 0.25, क्योंकि सबका वेट क्या था, इक्वल था। अब आते हैं स्टैंड डिविएशन के ऊपर। देखिए हमारे पास जो स्टैंड डिविएशन है ए का वो कितना है, वो है 0.10, और कितना है बी का, वो है 0.08। 1 कितना स्टैंड डिविएशन ए का 0.10, और कितना है सी का 0.20, और कितना है जी ए का 0.10, और कितना है डी का 0.16, ठीक है जी। उसके बाद कितना है जी बी का 0.08, और कितना है सी का 0.20, और कितना है जी बी का 0.08, और कितना है डी का 0.16, और कितना है सी का
0.20 और कितने डी का 0.16। ले जी, हमारे पास स्टैंड भी आ गया, हमारा वो भी आ गया, जो ना रेट भी आ गया। अब लास्ट हमारा है आर। आर है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसको मैं यूज करूंगा ब्लू मार्कर से। ठीक है, तो मैं इसको यहां से रेस कर रहा हूं, ये देखें, ये मेरा स्टैंड मुकम्मल हो गया। ठीक है, देखिए हमने इसको क्या नाम दिया था, 1 का। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए हमारे पास क्या है जी, पहला R12। तो देखिए हमारे पास ये 1 आ गया, ये देखिए ये 1 और ये 2 आ गया। 1 और 2 सामने ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। तो मेरे पास R जो 1 2 आएगा वो कितना आएगा, 0.6। ठीक है जी। दूसरा क्या जी, R, ये देखिए R13। देखिए ये 1 आ गया और ये नीचे 3 आ गया, ये देखिए 1 3। तो कितना आ गया जी यहां पर, 0.2। उसके बाद R14 कितना है जी, 0.5। 0.5 ये देखें, R12 13 14, ये देखिए R1 यहां से 2 1 3 1 4, ये देखिए ये मैं वैल्यू सारी पुट कर ली। अब आ गया जी हमारे पास R23। देखिए ये 2 आ गया और ये नीचे 3 आ गया, देखिए 3। तो ये वैल्यू आई है, तो कितना आएगा, -1.0। उसके बाद R24 कितना आ गया, 0.3। तो ये आ गया मेरे पास 0.3। उसके बाद R34, तो ये 3 आ गया और ये नीचे 4 आ, कितना आ गया, 0.8। 0.8। ठीक है, तो यहां पर असल में आती है बच्चों को प्रॉब्लम कि ये हमने टेबल में से ये हमने वैल्यू कैसे यहां से फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक हो गया, ये हमारा मेन काम था। अब पीछे आएगी कैलकुलेशन। ठीक है जी, हमने वैल्यू पुट कर ली सारी, अब हमारी क्या आ गई, कैलकुलेशन आ गई। अब मैं इसका लेंगे, पहले स्केयर लेंगे सबका, 0.25 का स्केयर, जी ये आ गया जी मेरे पास 0.0625। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 0.10 का स्केयर, तो आ जाएगा जी 0.01 प्लस, अच्छा जो 0.25 वो तो सेम रहेगा ना, 0.0625 और 0.08 का स्केयर, .08 का स्केयर। अच्छा ये देखिए जरा आप, मैंने ना ये 0.08 का स्केयर लिया, तो भाई ये वैल्यू आ रही है 6.4, ऊपर आगे आ रहा है स्केयर -0.3 आ रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा ऐसा मामला होगा, आपने क्या करना है, आपने दबाना है शिफ्ट और ये ENG के ऊपर है येलो एरो, इसको क्लिक करना है आपने, फिर दबाना है और फिर क्लिक करना है। तो देखिए 0.0064 आ गया, तो ये पे कितना आ जाएगा, 0.0064। ये आपने बैक एरो तब तक दबाना जब तक आपका आंसर 0 ना आ जाए ऊपर, प्लस 0.0625 और कितना हमारे पास 0.20 का स्केयर, तो ये आ गया जी 0.04 प्लस, इसको मैं नीचे ले आता हूं यहां पर, प्लस 0.0625 इंटू 0.16 का स्केयर, तो आ जाएगा जी 0.0256। ले जी, देखिए ये वैल्यू कितना की 1 2 3 और 4, देखिए 1 2 3 एंड 4। इसको मैं ना लिखता हूं ब्लू मार्कर ताकि आपको आसानी हो जाएगी। ये देखें, ये डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहा है, ये डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहा है, ये प्लस। ठीक हो गया जी। अच्छा अब उसके बाद इस पे आते हैं, अब इस पे। ठीक है जी, तो ये क्या जरा
2 into 0.25 into 0.25 into 0.10 into 0.08 into 0.06। तो सेम वही काम हम करेंगे, शिफ्ट ये, शिफ्ट ये, तो कितना आ गया मेरे पास ये पहले का आंसर, ये आ गया मेरे पास प्लस 0.00006, ये मेरे पास पहले का आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरे का देखते हैं हम। 2 into 0.25 into 0.25 into 0.10 into 0.20 into 0.2, तो ये आ गया हमारे पास 0.0005। इसके अगर दोबारा करते हैं, ये आएगा ठीक आंसर 2 into 0.25 into 0.25 into 0.10 into 0.08 into 0.06 into 0.6। हाँ ये ठीक है हमारा, ये ठीक है। नहीं इसके ना 0.3 है हमारे पास, 0.30 आएंगे, 0.000 और 6। ठीक है जी, फिर दोबारा चेक करते हैं। असल में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी एक कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो सवाल आपका गलत हो जाता है। 2.08 into 0.06 into 0.6। हाँ जी ठीक है जी, 30 आ गए। इसको दोबारा चेक लेते हैं। 2 into 0.25 into 0.25 into 0.10 into 0.20 into 0.2, जी ये ठीक है, प्लस अब तीसरे पे आते हैं। हमने ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया, अब मैं तीसरे पे आ गया हूँ। 2 into 0.25 into 0.25 into 0.10 into 0.16 into 0.5, तो ये कितना आएगा हमारे पास 2 into 0.25 into 0.25 into 0.10 into 0.16 into 0.5, जी ये आ गया हमारे पास 0.001 आ गया। ठीक है जी, अब हम करते हैं फोर्थ वाली वैल्यूज। 2 प्लस 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.08 इंटू 0.16 इंटू 0.3, 2 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.08 इंटू 0.20 इंटू -1.0, तो ये आ गया मेरे पास का आंसर -0.002। अब हम करते हैं फिफ्थ का। 2 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.08 इंटू 0.16 इंटू 0.3, 2 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.08 इंटू 0.16 इंटू 0.3, जी ये आ गया हमारे पास प्लस 0.00048 आ गया। ठीक है जी, और लास्ट करते हैं ये वाला। 2 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.20 इंटू 0.16 इंटू 0.08, ये आप साथ साथ कैलकुलेशन प्रैक्टिस करें साथ साथ ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 0.00032 आ जाएगा। ले जी ये मेरे पास सारी वैल्यू यहाँ पर पुट हो गई इधर। ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज मैंने इसलिए इस तरतीब से लिखा है ताकि एक तो आपको पता चल जाए कि मैंने कौन सी वैल्यू का कौन सा आंसर निकाला है। मैंने ये इसलिए अलग अलग लिखा है ताकि जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी वैल्यू ये सेम आनी चाहिए। ठीक हो गया, इससे मैंने इसको अलग अलग लिखा है। अब इसको पूरे लेते हैं अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करते हैं।
0.625 into 0.01, मैं स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 0.0625 into 0.01 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.0625, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 0.0625 प्लस, देखिए जैसे लिखा मैं ऐसे लिख रहा हूँ कैलकुलेटर के ऊपर, इंटू 0.0064 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.0625, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 0.0625 इंटू 0.04 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.0, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 0.0625 अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीप्लाई बाय 0.0256 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका जो आंसर है मेरे पास वो है जी 0.005125 प्लस 0.0006 प्लस 0.0005 प्लस 0.001 माइनस 0.002 प्लस 0.00048 प्लस 0.00032, ये देखिए था 1 2 3 4 5 6। अब इसका हम ले लेंगे अंडर रूट सबका। आप लोग डर तो नहीं गए कहीं कि इतना लंबा सवाल, बस तो कैलकुलेशन ही ऐसी है, आप डायरेक्ट भी कर सकते, कोई मसला नहीं है। तो ये अंडर लूंगा मैं अंडर रूट 0.005125 प्लस 0.0006 प्लस 0.0005 प्लस 0.001 माइनस, अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 0.002 प्लस 0.0048 प्लस 0.00032। ले जी मेरे पास इसका आंसर आ गया, वो है 0.0724, यानी कि 7.24%। 7.24% ये इसका आंसर है मेरे पास, मैं यहां लिख रहा हूं 7.24, ठीक है, परसेंटेज में अगर आंसर निकालता हूं, ठीक है। वैसे इसका आंसर आया है 0.0724। तो ये था हमारे पास सवाल पोर्टफोलियो रिस्क का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सवाल बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा, और आपको इस सवाल की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी लगी होगी पता, ताकि अगर आपको इस तरह का सवाल फोर्स सिक्योरिटीज का कोई भी आ जाए तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट पेपर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।